दोस्तों, आज की कहानी है काली बेटी। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप सुन सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काजल बेटी, ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया है। बारिश थम जाने के बाद चली जाती। माँ ने खिड़की के पास खड़ी काजल से कहा, नहीं माँ, दीपक मेरा इंतज़ार करते होंगे, मुझे अब जाना चाहिए। कहकर काजल ने माँ बाबूजी से विदा ली और गाड़ी में बैठ गई। बरसात अब थोड़ी थम गई थी और मौसम सुहावना हो चला था। कार में बैठे बैठे काजल के दिमाग में अतीत की बातें घूमने लगी। आज यह ड्रामा उसके साथ छठी बार हुआ था। वर पक्ष के लोग, जिनके लिए माँ बाबूजी सुबह से ही तैयारी में लगे रहते, काजल से फिर वही जिद की जाती कि वह जल्दी से अच्छी तरह से तैयार हो जाए, मेकअप से चेहरा थोड़ा ठीक कर ले। पर काजल का कुछ करने का मन न करता। माँ के तानों से दुखी वह बुझे मन से फिर भी एक आशा के साथ मेहमानों के लिए नाश्ते की ट्रे लेकर प्रस्तुत होती। पिताजी कहते, बड़ी सुशील व सुघड़ है हमारी काजल, बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। माँ भी काजल के बनाए व्यंजनों की तारीफ करना नहीं भूलती, पर सब व्यर्थ। वर पक्ष के लोग काजल के गहरे काले रंग को देखते ही मुंह बिचका देते और बाद में जवाब देने का वादा कर मूक इनकार का प्रदर्शन कर ही जाते। आज भी ऐसा ही हुआ और हमेशा की भांति फिर शुरू हुआ माँ का तानाकसी का पुराण। बुआ भी काजल की बदसूरती का वर्णन अप्रत्यक्ष ढंग से करते हुए आग में घी डालने का कार्य करती। वैसे हमदर्दी का दिखावा करते हुए कहती, बेचारी के भाग्य की विडंबना है, कितनी सीधी और सुघड़, हर कार्य में निपुण है, पर कुदरत ने इसे इतना काला कलूटा तो बनाया ही, अच्छे नाक नक्शे भी नहीं दिए। ऐसे में भला कौन सा सुंदर नौजवान शादी के लिए इसके साथ हामी भरेगा। हाँ, कोई उससे 19 हो तो कुछ बात बन जाए। काजल कुछ भी न कह पाती और अपनी किस्मत पर सिसक सिसक कर रो पड़ती। अब तो उसकी आंखों के आंसू भी सूखने लगे थे। उसके साथ एक विडंबना यह भी थी कि पैदा होते ही उसकी माँ चिरनिंद्रा में सो गई। पिताजी ने घर वालों व बहनों के कहने पर दूसरी शादी कर ली। नई माँ जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खूबसूरती से उसने काजल के प्रति प्यार जताया था, पर जब से उसने सोनाली व सुंदरी जैसी खूबसूरत बेटियों को जन्म दिया था, काजल के प्रति उसका प्यार लुप्त हो गया था। काजल इस घर में मात्र काम करने वाली एक मशीन बनकर रह गई थी। छोटी बहनों को घर के काम करने से एलर्जी थी। घर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लदती तो सिर्फ काजल पर। वैसे माँ भी जानती थी कि काजल से उसे कितना सहारा है। कभी कभी तो वह कह देती कि काजल ना हो तो घर का एक पत्ता भी न हिले, पर ये सब औपचारिक बातें थी। माँ को नाज था तो सिर्फ अपनी बेटियों पर कि उन्हें तो कोई भी राजकुमार स्वयं मुंह से मांग कर ले जाएगा, और ऐसा हुआ भी। बड़ी बेटी सोनाली अपनी सखी की शादी में गई और वहाँ कुंवर को पसंद आ गई। पिताजी ने तो कहा कि पहले काजल के हाथ पीले हो जाएं। माँ के यह कहने पर कि बड़ी के चक्कर में वे अपनी दोनों बेटियों को कुंवारी नहीं रख सकती, वे थोड़ा आहत भी हो गए थे। बड़ी बेटी सोनाली की शादी के बाद तो माँ को बस छोटी बेटी सुंदरी की चिंता थी, पर हुआ यह कि जब काजल को 7वीं बार दिखाया गया, उस दौरान सुंदरी के रूप की आभा ने मनोहर का मन हर लिया और वह काजल के बजाय सुंदरी को अपने घर की शोभा बनाकर ले गया। अब रह गई तो सिर्फ काजल। बाबूजी जब कहते कि काजल के हाथ पीले हो जाते तो इसकी माँ की आत्मा को शांति मिलती, तो माँ जवाब देने से न चूकती, काजल का विवाह नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष, इसका भाग्य ही खोटा है। मैंने तो कभी कोई कसर नहीं छोड़ी।
इसके चक्कर में मैं अपनी बेटियों को उम्र भर कुंवारी तो नहीं रख सकती थी, 32 की तो यह हो गई। फिर भी पिताजी काजल के लिए सतत प्रयत्नशील रहते। काजल भी पिता की सहनशक्ति के आगे चुप थी, पर जब पिताजी ने फिर से यह ड्रामा एक बार दोहराने को कहा तो काजल में न जाने कहां से पिताजी का विरोध करने की शक्ति आ गई और जोर की आवाज़ में कह ही दिया, नहीं, अब और नहीं पिताजी, मुझ पर दया करो। अपमान का घूंट मैं बार बार न पी सकूंगी पिताजी। मुझ अभागिन को बोझ समझते हो तो मैं नौकरी कर अपना निर्वाह खुद करूंगी। काजल ने इस बार किसी की परवाह न करते हुए एक बुटीक में नौकरी कर ली। अब उसकी दिनचर्या और भी व्यस्त हो गई। घर के अधिकांश कार्य वह सवेरे तड़के निपटा कर नौकरी पर जाती और शाम तक व्यस्त रहती। रात को सारा काम निपटा कर ही सोती। अब उसे उदासी के लिए समय ही न मिलता। काम में व्यस्त रहकर वह संतुष्ट रहती। उसकी कोई सखी सहेली भी नहीं थी जिसके साथ अपना सुख दुख बांटती। परिवार के सदस्यों के बीच उसने अपने को हमेशा तन्हा ही पाया था, पर अब उसे विदुषी जैसी एक अच्छी सहेली मिल गई थी। विदुषी ने ही काजल को अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। वह काजल की कार्यकुशलता व उसके सौम्य स्वभाव से बहुत प्रभावित थी। उसने काजल को प्रोत्साहित किया कि वह अपने में थोड़ा परिवर्तन लाए और जमाने के साथ चले। उसने काजल को चुस्त, स्मार्ट और सुंदर दिखने के सभी तौर तरीके बताए। काजल पर विदुषी की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसके व्यक्तित्व में गजब का बदलाव आया था। एक दिन विदुषी ने काजल को अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। शाम को जब वह उसके घर पहुंची तो बड़ी उम्र के एक बदसूरत से युवक ने दरवाज़ा खोला। तभी विदुषी की आवाज़ कानों में पड़ी, अरे महेश, काजल को बाहर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी लाओगे? काजल, यह मेरे पति महेश, और महेश, यह काजल। दोनों का परिचय कराते हुए विदुषी ने चाय की ट्रे मेज पर रख दी। काजल थोड़ा अचंभित थी इस विपरीत जोड़े को देखकर। सच, विदुषी कितनी खूबसूरत, कितनी स्मार्ट है और ऊपर से अपना खुद का व्यापार करती है। कितने खूबसूरत ड्रेसेस का प्रोडक्शन करती है, औरों को भी खूबसूरत बनाती है। और कहाँ उसका यह पति, काला, मुंह पर चेचक के दाग। काजल अभी सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। महेश ने फ़ोन रिसीव कर विदुषी और काजल से जाने की इजाज़त मांगी। अर्जेंट केस होने की वजह से वह फ़ौरन गाड़ी लेकर रवाना हो गया। उसके जाने के बाद खाना खाते हुए काजल ने विदुषी से कहा, दीदी, क्या आपका प्रेम विवाह? विदुषी ने बात काटते हुए कहा, हाँ, मेरा प्रेम विवाह हुआ है। मेरे पति महेश भौतिक सुंदरता के नहीं, मन की सुंदरता के मालिक हैं और मुझे ऊंचा उठाने में मेरे पति का ही श्रेय है। उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। विदुषी ने बताया कि एक एक्सीडेंट के दौरान उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था और उसके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में उन्हें डॉक्टर महेश ने ही संभाला और टूटने से बचाया। जहाँ मन मिल जाते हैं वहाँ सुंदरता, कुरूपता का कोई अर्थ नहीं होता। काजल यह सुनकर द्रवित हो उठी थी। खाना खत्म कर काजल ने जाने की इजाज़त मांगी। विदुषी से विदा होकर वह कुछ दूर ही चली थी कि उसने देखा एक स्कूटर सवार तेजी से एक रिक्शे को टक्कर मारकर आगे निकल गया। रिक्शे में बैठे वृद्ध दंपति अपने पर नियंत्रण न रख सके और वृद्ध पुरुष रिक्शे से गिर पड़ा। उसकी पत्नी घबरा कर सहायता के लिए चिल्लाने लगी। सड़क पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। काजल भागी भागी उनके पास पहुंची। उसने वृद्ध को ढाढ़स बंधाते हुए उनकी दवाइयाँ जो सड़क पर गिर गई थी समेटी और वृद्ध को सहारा देकर उठाया। उसकी कुहनियाँ छिल गई थी और खून बह रहा था। काजल ने पास में ही एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाकर उस वृद्ध की ड्रेसिंग कराई। उस वृद्ध ने काजल को आशीर्वाद देते हुए बताया कि वे कुछ ही दूर पर रहते हैं। तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर को दिखाकर घर वापस जा रहे थे। काजल ने उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर विदा ली। वृद्ध पुरुष ने
जिनका नाम उमाकांत था, कहा, बेटी तुम कल आने का वादा करके जाओ। उन्होंने इतने प्यार से, विनम्रता से निवेदन किया था कि काजल इनकार न कर सकी। घर में घुसते ही माँ ने उसे आड़े हाथों लिया। पिताजी ने भी देरी का कारण न पूछते हुए मौन निगाहों से काजल को देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। सुबह जब काजल ने पिताजी को रात की घटना बताई तो पिताजी बहुत खुश हुए और ऑफिस से लौटते हुए उमाकांत बाबू का हालचाल पूछकर आने को कहा। काजल ने विदुषी से दोपहर में ही छुट्टी ले ली और उमाकांत बाबू के घर की ओर चल पड़ी। काजल को उमाकांत जी और उनकी पत्नी से इतना लगाव हो गया कि वह रोज़ उनसे मिलने जाती। उनकी सेवा से उसे एक सुखद अनुभूति होती। उस दिन वह ऑफिस जाने के लिए आधा घंटा पहले घर से निकली तो उसके कदम उमाकांत जी के घर की तरफ बढ़ गए। दरवाज़ा माँ जी के बजाय एक लंबे और आकर्षक नौजवान ने खोला। भीतर से उमाकांत बाबू की आवाज़ आई, अरे काजल बेटी, चली आओ, मैं बरामदे में हूँ। उन्होंने काजल से उस नौजवान का परिचय कराते हुए कहा, यह हमारा बेटा दीपक है। आईएएस की ट्रेनिंग पूरी करके मसूरी से कल ही लौटा है। काजल ने धीरे से दीपक से अभिवादन किया। दीपक ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ काजल जी। मेरी अनुपस्थिति में आपने मेरे माँ बाबूजी का ख्याल रखा। तभी माँ जी चाय लेकर आ गई और बोली, दीपक बेटा, यही है मेरी बहू, क्या तुझे पसंद है? और हाँ बेटी, तू भी इनकार नहीं करना, मेरा बेटा बड़ा अफसर है, तुझे बहुत खुश रखेगा। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वह रोते हुए बोली, माँ जी, आप यह क्या कह रही हैं? आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, कहाँ मैं और कहाँ दीपक बाबू। फिर मैं आपकी पसंद हूँ, आपके बेटे की तो नहीं। दीपक जो चुपचाप खड़े थे धीमे से मुस्कुरा कर बोले, देखिए काजल जी, शादी विवाह की बात तो माँ बाप ही तय करते हैं और मैंने अपनी पसंद अपनी माँ से कह दी। क्या आपको कोई आपत्ति है? मुझे आप जैसी ही लड़की की तलाश थी। यदि मैं आपको पसंद नहीं तो नहीं दीपक बाबू, दरअसल बात यह नहीं तो कहो हाँ, बोलो हाँ। और फिर काजल भी सभी के साथ हंस पड़ी। तब उमाकांत बाबू ने काजल को आदेशात्मक स्वर में कहा, बेटी आज ऑफिस नहीं, घर जाओ, हम सब शाम को तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। शाम को उमाकांत बाबू दीपक और उसकी माँ के साथ आए। वे काजल की मंगनी दीपक के साथ तय कर शादी की तारीख भी पक्की कर गए। सभी तरफ खुशी का माहौल था। सभी रिश्तेदार, पास पड़ोसी काजल के भाग्य से चकित थे। माँ भी इठला कर कह रही थी कि मेरी काजल तो लाखों में एक है, तभी तो दीपक जैसा उच्च पदस्थ दामाद मिला। काजल भी सोच रही थी कि दुख के पतझड़ के बाद कभी न कभी तो सुख का वसंत आता है और यह वसंत उसके जीवन में इतने समय बाद आया। तभी गाड़ी का ब्रेक लगते ही काजल अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आई। उसने देखा दीपक उसके इंतज़ार में बाहर ही खड़े थे। तो मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।